आशीष त्रिपाठी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल से आ रही बड़ी खबर से। दरअसल लोकायुक्त छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। चेतन गौर को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई और जंगल में सोने और नकदी वाली जो गाड़ी मिली थी वो सौरभ की ही थी, ऐसा कहा गया है। जवाब में जब सवाल उनसे किया गया, सौरभ ने चेतन के नाम से गाड़ी खरीदी है और चेतन के नाम पर सौरभ ने पेट्रोल पंप, जमीन, मकान किया हुआ है और पकड़ा गया सोना और कैश भी सौरभ का ही है। चेतन गौर का इस पूरे मामले पर कहना है और चेतन गौर से जब पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा इस मामले में चेतन गौर ने किया और उनका कहना यह है कि सौरभ शर्मा ही इन सब का असली मालिक है और उसके नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी और कैश और गोल्ड उसने लिया था। और आपको बता दें कि चेतन जिसके नाम से उस गाड़ी को भी बताया जा रहा है जो एक जंगल में फार्म हाउस के अहाते में खड़ी मिली थी और उस गाड़ी से 52 किलो गोल्ड और कैश बरामद हुआ था। इतना ही नहीं, उसके नाम पेट्रोल पंप, जमीन, मकान, न जाने क्या क्या लिया गया। और चेतन गौर ने इस बारे में खुलासा किया कि सौरभ शर्मा का ही ये सारा किया धरा है और सौरभ ने मेरा इस्तेमाल किया, चेतन गौर का इस पर कहना है। दरअसल लोकायुक्त की छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे से क्या जांच में तेजी आएगी, क्या जांच में और भी मदद मिलेगी, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि चेतन गौर महज एक मोहरा हैं बकौल चेतन गौर। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, चेतन सिर्फ एक मोहरा भर था, जो चेतन ने बयान दिया उससे तो यही जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो काली कमाई का सच उजागर धीरे धीरे हो रहा है, परत दर परत चीज़ें खुलती जा रही हैं, सामने आती जा रही हैं। सौरभ शर्मा जो आरटीओ में एक आरक्षक के पद से रिटायर हुआ, लेकिन उसने इतनी अकूत संपत्ति बना ली और जाहिर सी बात है आशीष कि इसमें कई लोग जो हैं वो शामिल रहे होंगे। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अब भले ही चेतन गौर जो पुलिस कस्टडी में है वो ये बयान दे रहा है कि सौरभ शर्मा ही ये सारी चीज़ें जो का मालिक है, चाहे कैश हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे गाड़ियाँ हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चेतन गौर कोई नासमझ व्यक्ति तो है नहीं, समझदार है और लगातार इस पूरे काले कारोबार में वो सौरभ शर्मा का साथ दे रहा था। तो सौरभ शर्मा दोषी है तो चेतन गौर भी जो है वो उस पूरे मामले में दोषी है। भले ही संपत्ति जो की खरीदी जो है या जिस तरीके से अवैध कारोबार है सौरभ शर्मा ने किया हो, लेकिन उसका साथ देने का काम तो चेतन ने भी किया है। तो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे तमाम और जो गुर्गे हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं उनके खिलाफ भी एक बड़े एक्शन की तैयारी पुलिस के द्वारा, लोकायुक्त की टीम के द्वारा जो है वो की जा रही है। और आने वाले समय में जो दस्तावेज मिले हैं, जो अलग अलग कागजात मिले हैं, उनके जरिए और लोगों तक भी पहुंचने की जो कोशिश है वो जारी रहेगी, क्योंकि बार बार इस मामले पे राजनीति हो रही है और राजनीति जो है वो इस और इशारा कर रही है कि ये लोग बहुत छोटे लोग हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा था। बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ जो इन सबको चलाने वाले हैं, जिनका ये पूरा पैसा कहीं ना कहीं हो सकता है वो उसमें कोई बड़े नाम भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी जो है वो इसमें हो सकता है, प्रशासनिक इन्फ्लुएंस जो है वो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है। तो देखना होगा क्या जांच वहां तक पहुंच पाएगी इस पूरे का काले कारोबार को, इस पूरे अवैध संपत्ति के इकट्ठा करने में जो लोग संलिप्त है उनके एक एक नामों का जो खुलासा है वो हो सकता है क्या, और अगर होगा तो उसमें कितना समय लगेगा और कितने बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। और सबकी नजरें इन्हीं बातों पर जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि सौरभ शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जैसे ही सौरभ शर्मा पकड़ाएगा तो वो कई नामों को लेगा और फिर बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं कि इतनी अवैध संपत्ति इकट्ठी करने में कौन लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, उसको बैक सपोर्ट देने का काम कर रहे थे और वो कहां कहां पैसे पहुंचाने का काम करता था, कितने लंबे समय से वो ये संपत्ति काले कारोबार में जुटा हुआ था। ये बड़ी चीजें हैं जिनका खुलासा होना भी बाकी है। लेकिन वासु, एक सवाल और भी यहां पर बनता है कि पेट्रोल पंप, जमीन और ना जाने कितनी ही प्रॉपर्टीज चेतन के नाम पर ली गई। उस वक्त भी ये बात सामने आई होगी कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी ली जा रही है और कोई दूसरा व्यक्ति ये प्रॉपर्टी ले रहा है तो जाहिर सी बात है कोई आपको दान में तो देने के लिए नहीं ले रहा है। अब ये जो पूरा विषय है पूरा उलझता नजर आ रहा है। हालांकि जब ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, जब ये सब कुछ खरीदा जा रहा था, उस वक्त भी इसकी जांच होनी चाहिए थी कि आखिर कौन है जो इतने पैसे खर्च करके ये खरीद रहा है, क्योंकि चेतन का भी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है।
निश्चित तौर पर यही तो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सब मामलों को लेकर प्रदेश की और देश की जो एजेंसीज हैं उनके कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है, चाहे फिर वो लोकायुक्त हो, आईटी हो, इंटेलिजेंस हो, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पारदर्शिता सिस्टम में लाने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भोपाल जैसी राजधानी के अंदर प्रशासन की नाक के नीचे कोई इतनी बड़ी अवैध संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, घर में इतना सोना जमा कर लेता है, इतनी चांदी जमा कर लेता है, इतने बड़े पैमाने पर कैश जो है वो जमा कर लेता है और कोई 2-4 दिन 2-4 महीने की ये बात नहीं है, ये तो सालों से हो रहा होगा। और जब सालों से ये सारी चीज हो रही थी, जिस बात की और आप भी इशारा कर रहे थे कि पेट्रोल पंप ले लिया, गाड़ियां ले ली, सोना चांदी आ गया, इतनी बड़ी मात्रा में कैश आ गया, तो फिर ये एजेंसी को पता क्यों नहीं चला? ये एक बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और फिर इसमें जो कांग्रेस के आरोप हैं, अगर उन पे भी आप गौर करें तो राजनीतिक संरक्षण की बात वहां पर सामने निकल कर आती है, प्रशासनिक संरक्षण की बात जो है वो वहां पर निकल कर सामने आती है। बहरहाल ये सारे आरोप ही हैं और इनका काम भी उन्हीं एजेंसीज को करना है जिनकी कार्यप्रणाली पर विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना होगा कि कुछ और तथ्य सामने आएंगे और देखना ये भी होगा वासु कि क्या और भी कुछ लोग हैं जो इसमें चेतन की तरह मोहरा थे या फिर सौरभ शर्मा के ऊपर वो वजीर बनकर या बादशाह बनकर राज कर रहे थे या उनके निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा था। वो लोग कौन हैं, यहां तक भी पहुंचना एजेंसीज के लिए अभी एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। आप रहिएगा वासु हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी आपका देने के लिए। और मध्य प्रदेश में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। जहां भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग में बारिश हो सकती है और इस बारिश से टेम्परेचर और नीचे जाएगा और ठंड बढ़ेगी। उज्जैन और ग्वालियर में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से जो बारिश है ठंड को बढ़ा सकती है, ऐसी जानकारी इस बीच मिल रही है। और बारिश के चलते जो संभावनाएं हैं वो ठंड की ओर बढ़ेंगी। ऐसे में अब तक जानकारी के मुताबिक जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है उसमें 27 और 28 या 28 या 29 इस तरह से ये 3 दिन में से कोई 2 दिन हैं जो ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और बारिश की वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ सकती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है। बहरहाल पूरे मध्य प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है और लगभग उत्तर भारत में छिटपुट कहीं तेज तो कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसमें मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित होगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और ठंड से लोगों को अभी और ठिठुरना पड़ सकता है। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से और वासु चौरे भोपाल से, दोनों ही सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। वासु, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर बारिश होगी और स्वाभाविक है फिर ठंड और बढ़ेगी। निश्चित तौर पर देखिए, ठंड की मार पहले ही जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो झेल रहे हैं। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ी है। हमने देखा टेम्परेचर किस तरीके से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री रहा है। अधिकांश जिलों की अगर बात करें तो 10 डिग्री या उसके आसपास, 10 डिग्री के नीचे या उसके आसपास जो टेम्परेचर है वो लगातार बना हुआ है। और अब आने वाले 2-3 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सेंट्रल मध्य प्रदेश हो, महाकौशल हो, मालवा हो, निमाड़ हो, इन तमाम इलाकों में बारिश की जो संभावना है वो भी व्यक्त की गई है। बारिश होगी तो इसका सबसे बड़ा असर जो है वो विजिबिलिटी पर पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि घना कोहरा जो है वो सुबह के वक्त होता है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन जब ये फिर पूरा मौसम खुलेगा, जब पूरा मौसम साफ होगा तो फिर वहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो सीधी सर्द हवाएं आ रही हैं वो तो रुक जाएगी, लेकिन जब मौसम साफ होगा, इस पूरे सिस्टम का असर खत्म होगा तो फिर शीतलहर जैसी जो स्थिति है वो भी बनेगी। और जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद हम जानते हैं कि ठंडक अपने आप ही महसूस होने लगती है, तो फिर ठंड की दोहरी मार एक बार फिर लोगों को उससे 2-4 होना पड़ेगा। लिहाजा ये खबर जो है वो आम लोगों के लिए भी बड़े काम की है कि आप लोग सावधानी रखें, किसानों के लिए भी काम की है। अगर खुले में किसी तरीके का कृषि से संबंधित अगर कोई सामान रखा हुआ है तो उसको एक महफूज जगह पर जरूर रख लें, क्योंकि जब भी समय बारिश होती है, ओला पाला जैसी जो स्थितियां बनती है, निर्मित होती हैं, जिस तरीके का अलर्ट अभी आया है, तो फिर खासी समस्याएं किसानों के लिए भी बढ़ जाती हैं। आशीष, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत उज्जैन में भी ये परिस्थिति आगे आने वाले समय में बन सकती है। इस पर बात करेंगे अजय पटवा से। अजय, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है बारिश होने का और टेम्परेचर और डाउन जाएगा तो ठंड बढ़ेगी।
जी देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, तो उसको लेकर लग रहा है कि जिस तरीके से उत्तरी हिस्से में जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसको लेकर 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जो है बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इन जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन संभाग में ये अनुमान जताया जा रहा है कि इधर ओले और बारिश हो सकती है, तो इसको लेकर जो है ठंड का असर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में रात को 12.5 के आसपास जो तापमान था, और इसको लेकर जो अलाव की व्यवस्था की गई है, और साथ ही इसके साथ जो सड़क पर सोने वाले हैं उनको रेन बसेरों में सुलाया जा रहा है, जिससे वे ठंड से बचाया जा सके। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि 24 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक जो सिस्टम सक्रिय हो रहा है, इसको कारण ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, और इसमें बारिश और जिसके मावठे के कारण भी जो है ठंड देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो मौसम विभाग के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो लोग ठंड में साधन, जैसे घरों में बात की जाए तो लोग जो है अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं, तो तरह तरह के जतन कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तब जिस तरीके से बारिश और इसका भी असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मौसम साफ होते ही इसके ठंड के असर और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जी स्वाभाविक रूप से, और लोगों को रखना होगा थोड़ा एहतियात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बलरामपुर में घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अब अलाव का, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों को सब्जी की फसल खराब होने का डर इस बीच सता रहा है, और ऐसे में बलरामपुर भी इससे अछूता नहीं है। कोहरा यहां जबरदस्त असर दिखा रहा है। बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। गरियाबंद में वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। वन विभाग ने 5 तस्करों को धर दबोचा। दरअसल तस्करों से हाथी दांत बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा वन विभाग डीआरआई ने संयुक्त कार्यवाही की, और भवानीपटना कालाहांडी क्षेत्र में हाथी दांत की तस्करी की तैयारी थी, और इससे पहले ही वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 तस्करों को धर दबोचा है, जिनके पास से जो सामान बरामद हुआ है उससे साफ जाहिर है कि ये हाथी दांत की तस्करी करने के लिए हाथी दांत लेकर आए थे। और छत्तीसगढ़ और ओडिशा वन विभाग डीआरआई ने संयुक्त कार्रवाई की है। भवानीपटना कालाहांडी क्षेत्र में हाथी दांत की तस्करी की तैयारी थी, जिनके पास से हाथी दांत बरामद हुआ है। शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। ये इमरान रिस्ट्रिक्टेड है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और खासकर हाथी दांत के मामले में ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। क्या कुछ एक्शन लिया गया है, और जो बरामदगी हुई है क्या भी इसमें और इजाफा होने की संभावना है? जी बिल्कुल आशीष, देखिए कि ये जो पूरा इलाका है, चाहे छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा है, ये हाथियों का एक कॉरिडोर बन चुका है। हाथियों का विचरण यहाँ होता है। तो कहीं न कहीं जो वन विभाग की टीम थी और जो उड़ीसा की टीम थी, इनको सूचना मिली कि कुछ जो तस्कर है वो हाथी की दांत की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना के बाद जो है वन विभाग जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो टीम है, डीआरआई टीम है, ये संयुक्त कार्रवाई करते हुए भवानीपट्टनम और कालाहांडी क्षेत्र में हाथी की दांत की तस्करी करते 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और इसमें और भी अन्य लोग की शामिल होने की आशंका है, और अन्य आरोपी की तलाश जारी है। उदंती सीतानेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हाथी के कॉरिडोर में हाथी के दांत मिलना एक बड़ी गंभीर विषय है, और इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है कि ये अंतर्राज्यीय स्तर पर इसकी तस्करी होना था। इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है, और हाथी दांत कहाँ से आया, कौन से हाथी का ये दांत है, इस तमाम को लेकर अभी जांच किया जा रहा है, और अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब एक खबर थाईलैंड से, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला एक एक्सीडेंट हुआ। यहां के नोंगबुआ
लम्फू शहर में 3 गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और आप ये देखिए तीनों गाड़ियां अपनी अपनी तरफ से पूरी रफ्तार से आ रही थी और ये एक जो गाड़ी है दाईं तरफ से आ रही थी उसको 2 तरफ से आ रही गाड़ियों ने दाएं और बाएं तरफ से टक्कर मारी जबरदस्त और इसके बाद हवा में उड़ते नजर आए हैं लोग और बेहद भयानक ये हादसा। इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि 8 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए बताए जा रहे हैं। आप इस एक्सीडेंट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सावधान होकर सड़क पर चलने की आवश्यकता है और पूरी गति से आ रही गाड़ियां आपस में टकराईं और बिखर गईं। उसमें बैठे लोग गाड़ियों की खिड़की दरवाजे टूटने पर बाहर आ गए और ये देखिए किस तरह से एक शख्स बाईं तरफ से आ रही गाड़ी से टकराता है तो उड़कर जो मैक्सी ट्रक में बैठा हुआ था वो उड़कर बाहर आ जाता है और इस गाड़ी से 2 गाड़ियां टकराती हैं और ये तीनों ही गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले चिंता का कारण है और बांग्लादेश में पिछले 48 घंटे में 5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश के मेमन सिंह और दिनाजपुर में बदमाशों ने 5 हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, मूर्तियों को खंडित किया है। दरअसल शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बांग्लादेश में 8 दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कुल 2200 मामले सामने आए हैं। और पीएम मोदी के मिशन कुवैत का आज दूसरा दिन है। 2 दिन के दौरे पर कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त और उनका भव्य स्वागत हुआ जब वे पहुंचे। पीएम मोदी को आज बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जिसके बाद वे कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। इसके बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात होगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नए युग की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे हैं और इस यात्रा से भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ता मजबूती मिलेगी। 60-65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपये वैसे ही चलते थे जैसे भारत में चलते हैं, यानी यहां किसी दुकान से कुछ खरीदने पर भारतीय रुपये ही स्वीकार किए जाते थे। तब भारतीय करेंसी की जो शब्दावली थी जैसे रुपया, पैसा, आना, ये भी कुवैत के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य था। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। 43 इयर्स
4 दशक से भी ज्यादा समय 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए। और अब बढ़ते आगे। 20